हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा 21/9/2023 को DSW ने एक लेटर निकाला था जिसमें जो डिसेबिलिटी पेंशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसका कुछ जिक्र था। और उसको पढ़ने के बाद कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं लोगों से आने लगीं, कई प्रकार के वीडियो भी बन गए। कईयों को लगा कि इससे बहुत बड़ा नुकसान एक्स सर्विसमैन को हो गया है। आज हमारे पास भी कुछ फ़ोन आए, बोले साहब कुछ वीडियो बन रहे हैं और वो बता रहे हैं कि 5% यदि आपकी डिसेबिलिटी होगी तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। अब ऐसा तो मुझे कहीं रूल्स में कहीं मिला नहीं, लेकिन फिर भी जो खास खास चीज़ें मिली, मैंने चलो पढ़ के थोड़ा खास खास चीज़ें हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बता ही देते हैं। तो उसका जो टॉपिक है, जो लेटर निकला है, एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड्स 2023 एंड द आर्मर्ड फोर्सेज पर्सनल गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स। इसमें बताया गया है कि पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008, पेंशन रेगुलेशन फॉर द एयर फोर्स 1964 और पेंशन रेगुलेशन फॉर नेवी 1961 का जिक्र है। और उनके साथ ही इस लेटर को पढ़ा जाएगा, यानी पहले जो रूल निकले हुए हैं उनके साथ ही पढ़ा जाएगा। और एक लेटर और था जो 31 जनवरी 2001 को निकला था, बहुत एग्जॉस्टिव लेटर था। लगभग उसी लेटर के आसपास ये लेटर घूम रहा है। तो भैया इसमें नया क्या है? फिर इसका जितना हल्ला मचाया जा रहा है, आखिरकार इसका है क्या? तो हम धीरे धीरे जहाँ जहाँ पॉइंट पे चलेंगे हम बताते चलेंगे। इसमें नया कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल दो चीज़ मुझे दिखाई दी हैं। एक तो ये दिखाई दिया है कि आपको जब सेल्टर अपॉइंटमेंट दिया जाता है और आप जब मना कर देते थे आप इनवैलिड माने जाते थे। अब यदि आपको सेल्टर अपॉइंटमेंट मिलता है, आप मना करते हो उस ड्यूटी को करने के लिए तो और डिस्चार्ज आ जाते हो तो वो आपका ऑन रिक्वेस्ट माना जाएगा। एक तो परिवर्तन ही आया है। और दूसरा, इन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन, लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन, वार इंजरी पेंशन, इनके नाम चेंज कर दिए, परसेंटेज वगैरह वही हैं और कोई इसमें खास चीज़ नहीं है। और एक और चीज़ आएगी, बताएंगे हम तब समय मिलेगा। तो पहले तो ये लेटर निकला था DSW का लेटर 21/9/2023 को, और इन्हें कहा है कि सुपरसीडिंग क्लॉज, इन्हें कहा है कि जो हमने ये लेटर निकाला है यदि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ है पहले लेटर से और इस लेटर में, तो इस लेटर की मानी जाएगी। जैसे पहले 3 कंडीशंस में, एक तो आपको जब आप इनवैलिड होते थे तो COE आपको नौकरी से निकाल देते थे, यानी उनके पास कोई सेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं था, या फिर आप मना कर देते थे, उस कंडीशन में आपको इनवैलिड माना जाता था। लेकिन अब एक कंडीशन निकाल दी है तो इस लेटर को माना जाएगा, यानी पीछे को यह नहीं माना जाएगा कि आप अपनी मर्जी से भी जा सकते हो। यानी कहने का मतलब यह है कि सुपरसीडिंग के लिए डाला हुआ है कि यदि कोई डिफरेंस आता है, इन केस ऑफ एनी ऑब्जेक्शन, डिफरेंस, कॉन्ट्रडिक्शन, तो इस लेटर को माना जाएगा। कैटेगरी जो आपकी हैं वही है ABCDE, यानी ये कैटेगरी है। इन कैटेगरी में डिस्क्राइब कर रखा है कि ये कैटेगरी तो आती है नाना केस में, पहले नाना में आती थी, और BCD आती थी एट्रीब्यूटेबल और टू एग्रेवेटेड मिलिट्री सर्विस। इनमें B और C अलग हो जाते थे और D में लिबरलाइज हो जाती, इसमें स्पेशल फैमिली पेंशन वगैरह आ जाते थे। तो ये वही है पीछे वाले, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब परिवर्तन हुआ तो क्या कर दिया इन्होंने, आएगा पीछे, कि BCDE को तो मान लिया इन्हें एक्सेप्टेड डिसेबिलिटीज और A को माना इन्होंने रिजेक्टेड डिसेबिलिटीज। बस ये इतना से फर्क और कोई नहीं है। पहले ये एक्सेप्टेड डिसेबिलिटीज और रिजेक्टेड डिसेबिलिटीज नाम के वर्ड नहीं थे, एक तो ये जोड़ दिया। अब चलते हैं वापस वहीं। डिसेबिलिटी पेंशन फॉल्स अंडर 2 पार्ट्स। जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है उसके 2 भाग होते हैं, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। ये होता है दोनों का, यानी जिसको डिसेबिलिटी के साथ पेंशन मिलती है उसकी जो रिटायरिंग पेंशन होती है उसको एलिमेंट के नाम से कहते हैं। और लेकिन यदि आप साथ डिसेबिलिटी नहीं हो, सर्विस पेंशन कहते हैं उसको, अदरवाइज रिटायरिंग पेंशन कहते हैं, और इसमें डिसेबिलिटी पेंशन होती है। केसेज ऑफ डेथ एंड डिसेबलमेंट ऑफ कैडेट्स, जो कैडेट्स की डेथ हो जाए या डिसेबलमेंट हो जाए, इस पर पुराने नियम ही लागू होंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। नो कंडीशन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस टू अर्न सर्विस एलिमेंट
और यदि आपको सर्विस एलिमेंट मिल रहा है डी के साथ में, तो इसकी कोई मिनिमम गारंटी नहीं है कि आप 6 महीने की सर्विस होगी या आपकी 10 की होगी या 15 की होगी। जब को आपको डिसेबिलिटी हो जाएगी, इनवेलमेंट हो जाएगा, आप चले जाओगे और उसके रूल के अनुसार आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी और सर्विस एल जैसा आपको पहले मिल रहा था। अब इसमें दो ही चीज़ें, ये जो 5 कैटेगरी हैं डिसेबिलिटी की, ये क्या है, बी और सी और डी और ई। इनमें यदि आपको दे रखा है कि भाई ये होगा तो आपको ये परेशानी होगी, ये होगी तो होगी, और इनमें माना गया है जो कारण दिए गए हैं वो हैं एग्रावेटेड बाई और एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस। बी सी डी को माना गया एक्सेप्टेड डिसेबिलिटीज, ए को माना गया रिजेक्टेड डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी पेंशन के दो भाग हैं, एक तो होता है डिसेबिलिटी एलिमेंट और एक होता है सर्विस एलिमेंट। आपको आगे चल करके कुछ नहीं किया है, इसको इन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन को कर दिया इम्पेयरमेंट रिलीफ, और ये कम से कम 20% होना चाहिए। कोई परिवर्तन नहीं है भाई, फालतू का हल्ला जो मचाया जा रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले डिसेबिलिटी पेंशन 20% पर थी, आज भी है, लेकिन यहाँ वो क्लियर नहीं है कि इनवेलमेंट पे 1% भी होता तो आपको 50% मिलता था, वो यहाँ नहीं है। और ये भी नहीं कहा गया यहाँ पर कि आपको ब्रॉडबैंडिंग नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको ये डिसेबिलिटी पेंशन जाते हो जिसको आप इम्पेयरमेंट रिलीफ कहोगे, यहाँ आपको ब्रॉडबैंडिंग मिलेगा। और कहाँ नहीं मिलेगा वो इनको बता रखा है, मैं आगे आऊँगा क्योंकि बताऊँगा ब्रॉडबैंडिंग का रूल कहाँ नहीं। यानी डिसेबिलिटी पेंशन पर आपको ब्रॉडबैंडिंग का नियम लागू है, क्योंकि इसमें कहा नहीं है कि ये लागू नहीं होगा। कहाँ कहा गया है मैं बताऊंगा आगे, ये बता रखा है इन्होंने। अब लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन जो होती थी ये मिलती थी आपको किसमें, डी में और ई में। ये जो दे रखे हैं डी और ई, इनमें जो मिलती थी ये पेंशन, ये वाली पेंशन, इसको कहते थे लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन, इसको कहते थे सर्विस एलिमेंट। इसका नाम रख दिया इन्होंने लिबरलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ, और ये भी 20% होना जरूरी है, तब आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। और इसमें यह नहीं कहा गया है कि इसमें ब्रॉडबैंडिंग नहीं होगा, जहां आपको परसेंटेज मिल रहा है वो आपका ब्रॉडबैंडिंग होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। वार इंजरी पेंशन, जिसको WIE वार इंजरी पेंशन या सर्विस एलिमेंट, और इसका नाम वार इंजरी रिलीफ रख दिया गया है। अब यहाँ इम्पेयरमेंट नहीं है, क्योंकि इम्पेयरमेंट नहीं रखा होगा उन्होंने, इंजरी से ज़्यादा मतलब निकल रहा था, तो इम्पेयरमेंट वर्ड ने लिबरलाइज के साथ में और डिसेबिलिटी के साथ में लगा रखा है, वार इंजरी के साथ में नहीं लगा रखा है। यहाँ से आगे आपकी डिसेबिलिटी पेंशन, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन और वार इंजरी पेंशन आपको इस प्रकार नाम पहुंचा, इम्पेयरमेंट रिलीफ के नाम से जाने जाएंगे। इनवैलिड पेंशन, ये भी इनवैलिड पेंशन होती है, रिटायरिंग पेंशन होती है, जो 10 साल की आपकी सर्विस हो जाती है, और जो कैटेगरी ए में रिटायर होते हैं ये उनको मिलती है, और कम से कम 10 साल की सर्विस हो या फिर 10 साल से कम सर्विस है, लेकिन वो व्यक्ति ना तो मिलिट्री के काबिल है और न ही सिविल के काम क्या नाम है काबिल है, तो उसको भी रिटायरिंग पेंशन मिलती है। कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस जो आपको मिल रहा था कोई चेंज नहीं है, पहले जैसा मिलता रहेगा। अब है आपका कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ, लिबरलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ, वार इंजरी रिलीफ, ऑल टू बी कॉल्ड कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ। ये जो है पेंशन नहीं है, ये डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है, इसमें ब्रॉडबैंडिंग नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि आपको एक साथ एक मुश्त पैसा मिल जाएगा, सारा का सारा जितना भी है, और उसके बाद जिस समय आपको एक मुश्त पैसा मिलेगा वो आपकी पेंशन, वो जो डिसेबिलिटी है फॉर लाइफ होनी चाहिए, और जितनी आपकी है उसका कैलकुलेशन करके, जैसे आपकी पेंशन मान लो आपके 50,000 है, 50,000 का 30% कितना बनता है, और 40% आपकी पेंशन, तो 50,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू आपका जो CB वैल्यू निकालते हैं, आपकी कम्यूटेशन वैल्यू निकालते हैं, उसके अनुसार है, और आपके लेटर में भी दे रखा है। और आप जिस प्रकार अपनी कम्यूटेशन वैल्यू निकालते हो ना, उससे तरीके से निकल जाता है। और उसके बाद आता है आपका रिटेंशन इन सर्विस। रिटेंशन से सर्विस में दोनों ही चीज़ें, एक तो आपका कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ भी मिल जाएगा यदि आप सर्विस, जैसे ही आपको सर्विस में रखा जाता है, और उसी समय आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा कि आप कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ लेना चाहते हो या आप डिसेबिलिटी पेंशन लेना चाहते हो। जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा। यदि आप डिसेबिलिटी पेंशन लेना चाहते हो तो डिसेबिलिटी पेंशन नाम होगा नहीं उसका, इम्पेयरमेंट रिलीफ होगा, तो उस पर वही कंडीशन लागू होंगी जो पिछली हो रही थी। और यदि लंपसम आप पैसा लेना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला दे रखा है, इन्होंने यहाँ बता रखा है। इतना सा ही, मुझे तो भाई अंक कुछ मिला नहीं है, केवल इन्होंने 2-4 शब्द बदल दिए हैं और सारा का सारा वही है। अब कहाँ से यह 5% का आया, कहाँ से कई प्रकार की बातें आई, यहाँ तो खास मिली नहीं है। मुझे 2 ही चीज़ें मिली हैं। एक तो आप अपनी रिक्वेस्ट से जाते हो और जो
शेल्टर अपॉइंटमेंट को आप स्वीकार नहीं करते हो तो अब आप सोच समझ करके अस्वीकार करना। यदि आप स्वीकार नहीं करते हो, अस्वीकार करते हो, तो वो आपका ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। एक तो परिवर्तन ही है जो अभी सर्विस कर रहे हैं 21/9/2023 के बाद, उनके लिए है ये। और तो दूसरा आपको यदि सर्विस में रख लिया जाता है तो मेरे जो ऐसा लगता है आपको कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ न लेकर के आप केवल पुराने ज़माने में जो डिसेबिलिटी पेंशन लेकर के आते थे वही लेकर के आए, और उसमें मुझे लगता है कि आपको ब्रॉडबैंडिंग मिलेगा, क्योंकि कैपिटलाइज्ड में ही केवल इन्होंने कहा है कि इस पर कोई ब्रॉडबैंडिंग लागू नहीं होगा। और भी जैसे कोई बातें आती जाएंगी हम आपको बता देंगे। अभी तक तो हमारी समझ में यही आया है, अब भाई और कुछ बात निकल के आती हैं, हो सकता है हम नहीं समझ पाए हों। जितना लोग हल्ला मचा रहे हैं वो नहीं पड़ा होगा, लेकिन मैं तो यही समझ पाया हूँ जितनी है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, ये नॉर्मल सी बातें हैं, सारा का सारा मैटर वही है। अब इनका दूसरी बात ये आती है, तो क्या इन्होंने इम्पेयरमेंट रिलीफ डिसेबिलिटी पेंशन की जगह बदल करके क्यों रखा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है उस पर इनकम टैक्स की छूट मिलती है और वहाँ वर्ड डिसेबिलिटी पेंशन लिखा हुआ है, जिसमें सर्विस एलिमेंट और सर्विस डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों पे है। तो क्या जो वर्ड वहाँ डिसेबिलिटी एलिमेंट और जो ये दे रखे उनकी जगह इम्पेयरमेंट रिलीफ इसलिए लेकर के आए कि इनको क्या नाम है जो इनकम टैक्स के उससे निकाल दिया जाए? तो मैं और बता दूं आपको कि इन्होंने डिसेबिलिटी को वहाँ डिफाइन कर रखा है, बड़ा स्पष्ट कहा है कि जिसको डिसेबिलिटी होती है उसको फिजिकल इम्पेयरमेंट होता है, यानी डिसेबिलिटी इज इक्वल टू फिजिकल इम्पेयरमेंट। और फिजिकल इम्पेयरमेंट उस व्यक्ति को ना तो मिलिट्री सर्विस करने पड़ देता है या रिटर्न करे तब भी नहीं करे, हाँ सिविल में वो बिल्कुल फिट रहता है, ये उनकी परिभाषा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसेबिलिटी एलिमेंट इज इक्वल टू इम्पेयरमेंट रिलीफ, तो इनको इनकम टैक्स के दायरे से भी नहीं निकाला जा सकता। अब हो सकता है मैं गलत हूँ, क्यों, मैं तो इतना ही पहुँचा, और अब मैं इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।